ठीक है दोस्तों, इसे देखो। ये लंदन नहीं है, जहां ये लगभग हर हफ्ते होता है। ये फ्रांस नहीं है, जहां ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। ये यूरोप का कोई और ऐसा शहर नहीं है जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता हो। ये मेलबर्न का किसी शॉपिंग सेंटर का मामला है। मुझे नहीं पता, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा शॉपिंग सेंटर था, लेकिन ये सोशल मीडिया पर हर जगह है। और जैसा कि वे कहते हैं, हम जो देख सकते हैं वो है युवाओं की हिंसा। हम वही युवा हिंसा देख रहे हैं जो क्लैफम में थी। ये अब शुरू हो रही है। इन्हें देखिए। यहाँ कितने ऑस्ट्रेलियाई हैं? ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में पहले नहीं होता था। माफ कीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ। साथ ही एक किस्सा सुनाऊंगा। ये 2005-2006 की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अगर आप यूनिवर्सिटी में भावुक उदारवादी नहीं हैं, तो आप में कुछ गड़बड़ है, खासकर उन दिनों में। मुझे पता है, आजकल बहुत से युवा लोग दाईं ओर झुक रहे हैं, लेकिन मेरे समय में हर यूनिवर्सिटी का छात्र एक भावुक वामपंथी होता था। हम समलैंगिक अधिकारों के अग्रदूत थे, जिसका मैं आज भी गर्व से समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को अपनी निजी जिंदगी में जो करना है करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये किसी और का मामला नहीं है। हम नारीवादी थे क्योंकि ऐसे आदर्श सामने आ रहे थे। मैंने जूलिया गिलार्ड को महिला होने के कारण वोट दिया। तो हाँ, देखो, जब आप छोटे होते हैं तो आप एक अलग इंसान होते हैं, और जब आप दुनिया को देखते हैं, जब आप दुनिया घूमते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। मुझे अब भी क्लासिकल लिबरल होने पर गर्व है। मैं खुद को ऐसे ही पहचानता हूँ, पर कुछ लोग मुझे अति दक्षिणपंथी कहते हैं। तो उन दिनों थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका से, खासकर सूडान और सोमालिया से बहुत सारे शरणार्थियों को शरण देनी शुरू की थी। मेरी समझ में तो बहुत सारे युद्धग्रस्त शरणार्थी ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, क्योंकि एक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने यूरोपीय समकक्षों से कहीं बेहतर की है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी सीमाओं पर अच्छा नियंत्रण रखा है। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप किसी भी संकट को देखें, सब कुछ कानूनी तरीकों से किया जाता है। तो यूके में अवैध प्रवास और वैध प्रवास पर बहस होती है। अमेरिका में अवैध और वैध प्रवास पर बहस होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर वैध प्रवास ही रहा है। अभी जो भी संकट हम देख रहे हैं, वह सब कानूनी रूप से हो रहा है। उन दिनों अपने काम के कारण मैं कुछ उम्र दराज ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जानता था। वे कहते थे, ओ भगवान, हमारे यहाँ भी वही समस्या आने वाली है जैसी विदेशों में होती है। पंक्तियों के बीच का मतलब समझिए। तो मैंने कहा, नहीं, ये तो बहुत बदतमीजी है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वही पुराने भावुक तर्क। और वो अज्ञानता से आता है, लेकिन दया से भी। दया लेकिन अज्ञानता। विभिन्न संस्कृतियों के बीच के अंतर के बारे में जानकारी की कमी। वे कुछ विषयों को कैसे देखते हैं, और इसका आपके समाज पर असर पड़ेगा। और अगर ईमानदारी से कहें तो यूरोप उतना बुरा नहीं था, या कम से कम ऑस्ट्रेलियाई लोगों को 2005 में ये पता नहीं था कि यूरोप या यूके कितना बुरा था। उन्होंने 2015 के शरणार्थी संकट का सामना नहीं किया था। मैं सिर्फ यूके की बात करूंगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से लिए गए कानूनी प्रवासियों को लेकर स्थिति उस समय बिगड़ने लगी थी, लेकिन दुनिया को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। यही वह समय था जब टॉमी रॉबिन्सन सामने आ रहे थे। हमें आतंकवाद की थोड़ी जानकारी थी, पर ब्रिटिश पाकिस्तानी या ब्रिटिश मुसलमानों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि तब ब्रिटिश प्रतिष्ठान उनके अपराध छुपा रहा था। तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि 2 या 3 पीढ़ियों बाद शत्रुतापूर्ण और हिंसक संस्कृतियों से आए लोग खुद एक समस्या बन जाएंगे। हमें उस समय इसका पता नहीं था। अब हमें पता है। अब हर कोई ये जानता है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को देखिए। सिर्फ 10 साल में ही वे मानवता, करुणा और शरणार्थियों का स्वागत है के नाम पर अपनी सीमाएं खोलने की कीमत चुका रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब भी अवैध प्रवासियों के लिए सीमाएं नहीं खोली, लेकिन अफ्रीका से कुछ शरणार्थी लेने शुरू किए। उनमें से बहुत सारे लोग आए, फिर उनके बच्चे हुए।
तो आज वे बच्चे 15-25 साल के होंगे। और यही आप यहाँ देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के बच्चे हैं। तो जैसा मैंने कहा, हमने उस समय कुछ ऐसा किया जो अपने आप में सही लगा, वही सही काम लगा, और ये है उसका नतीजा। ठीक है, ये है नतीजा। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और पूरी तरह सफल नहीं कह सकते। नहीं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। इसे देखिए। यूके ने अपनी अलग अलग वजहों से दूसरी संस्कृतियों के प्रवासी समूहों को अपनाया। ठीक है, उनमें से बहुत से लोग विंडरश पीढ़ी के दौरान आए थे। मुझे नहीं पता कि वो उन्हीं लोगों के बच्चे हैं या बाद में। प्रवासियों का एक समूह आया जिनकी अलग अलग सांस्कृतिक या अन्य शिकायतें थीं, क्योंकि हर संस्कृति में समस्याएं होती हैं, श्वेत संस्कृति में भी। बस वैसे ही हमें यह कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कि दूसरी संस्कृतियों और समाजों की अपनी समस्याएं होती हैं, और कभी-कभी उनकी समस्याएं हमारी समस्याओं से कहीं ज़्यादा गंभीर होती है। या जब मैं हमारी कहता हूं तो मेरा मतलब पश्चिमी देशों की समस्याओं से है। तो आप जानते हैं, हमें यह कहने से सच में हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन यही पहली बात थी जो उन्होंने मना की थी। उस बारे में मत बोलो, तुम नस्लवादी और संकीर्ण सोच के हो। कुछ लोगों ने 2015 में ध्यान देना शुरू किया। कुछ लोगों ने कोविड के बाद ध्यान देना शुरू किया। अब कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं और हर चरण में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। शायद बहुसांस्कृतिकता वैसे काम नहीं कर रही जैसी आपने बताई थी। इसे देखिए, यह क्लेफम है। आप क्या देख रहे हैं? ये साफ है कि इनमें से अधिकतर काले बच्चे हैं। तो ये क्या है? ऐसा क्या है जो काले लोगों को इस तरह से व्यवहार करने पर मजबूर कर रहा है? ये क्या है? अगर आप बस कह दे कि ये श्वेत वर्चस्व है और उन्होंने ये किया वो किया, इतिहास चाहे जो भी रहा हो, ऐसा क्या है कि हम श्वेत बच्चों या भारतीय बच्चों को इस तरह व्यवहार करते हुए नहीं देखते? चीनी बच्चे ऐसे ही करते हैं। कुछ संस्कृतियां ऐसे बच्चे पैदा कर रही हैं जो इस तरह व्यवहार करते हैं, जबकि कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? इसे देखिए, यह फ्रांस में हो रहा है। ये क्या है? ये देखिए, ये भारतीय लड़का है और प्रभावित नहीं लग रहा, जैसे वो कह रहा हो तुम लोग क्या कर रहे हो। मतलब सच में ये क्या है? आप लोग मजे कर रहे हो? ये सांस्कृतिक मुद्दा है। जब कोई विशेष जनसंख्या एक खास तरीके से व्यवहार करती है जो आपके समाज पर बुरा असर डाल रही है, तो आपको यह सवाल पूछने की अनुमति होनी चाहिए कि इन लोगों के साथ क्या गलत है। मेरा मतलब सभी से है, कुछ भी हो सकता है। फिर से, हाँ, मुझे लगा कि मुझे खुद को समझाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि लोग इसे गलत तरीके से लें। तो खैर, मैं विषय से भटक गया। हमें यह पूछने की अनुमति होनी चाहिए कि कुछ संस्कृतियों में क्या गलत है और क्या उनमें से और लोगों को लाना अच्छा विचार होगा। और क्योंकि अगर आप इन सवालों को संबोधित नहीं करते तो एक और समूह उभर कर आएगा जो कहेगा हमें सिर्फ उन्हें लाना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ को वापस भी भेजना चाहिए। पहले सबसे बड़े अपराधी, फिर धीरे धीरे मामूली अपराधियों पर भी आ जाएंगे। तो खुद पर काबू रखो। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को संभल जाना चाहिए। आप पहले ही वन नेशन को उभार दे चुके हैं, जो नया दक्षिणपंथ है। आप एक नए वामपंथ के उभरने का कारण भी दे रहे हैं, और मुझे चिंता है वो क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि वो ग्रीन्स होंगे। मुझे पता है वे चुनावी सर्वे में अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन यूके में ग्रीन्स का उदाहरण देखिए। 1 साल पहले उनका नाम भी नहीं था। मैं सोच रहा था कौन इस जोकर को गंभीरता से लेगा। देखिए, वे अब सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी और ग्रेट ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए हैं। और पॉलिन हैंसन क्वींसलैंड में आज या कल, मुझे लगता है कि वन नेशन क्वींसलैंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। हमें अप्रवासन पर ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए, और अगर हम वो चर्चा नहीं करेंगे तो कोई और वो बातचीत करेगा, क्योंकि आप बातचीत को दबा नहीं सकते। फिर मत कहिएगा कि अति दक्षिणपंथी राजनीति में अचानक उछाल आ गया।